हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति से बनने वाले महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये 100% श्योर है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमने ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा है, उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को हमने सेलेक्ट करके इस वीडियो में लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 5 में किसका वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन तीनों लोगों का वर्णन है संविधान के भाग 5 में। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 52 से 78 तक, यानी संघ की कार्यपालिका का वर्णन कितने अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। और संघ की कार्यपालिका में ही ये जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हमने यहाँ देखे, ये सब इसमें शामिल है। आगे हम इसको बताएंगे अच्छे से। अगला है, संघ की कार्यपालिका का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर है भाग 5 में। यहाँ हम देख लेते हैं संघ की कार्यपालिका, तो इसका वर्णन है भाग 5 में। किस भाग में है? तो भाग 5 में है। यदि हम बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद है 52 से 78 तक, 52 से 78 तक अनुच्छेद में इसका वर्णन है। और यदि हम बात करें कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, देख लेते हैं यहाँ कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है। तो इसमें देखते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनको संक्षिप्त में हम लिख देते हैं पीएम, प्रधानमंत्री, और मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी, महान्यायवादी, यानी संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल हैं? तो संघ की कार्यपालिका में शामिल है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी। इन सब का वर्णन संघ की कार्यपालिका में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी हमने पहले ही आपको यहाँ बता दिया है कि राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब शामिल है। हम यहाँ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का राज्य प्रमुख किसे माना गया है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को क्या माना गया है? तो भारत का राज्य प्रमुख माना गया है। और ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं ये भारत के प्रथम नागरिक हैं, भारत के, या भारत का प्रथम नागरिक, भारत के प्रथम नागरिक। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। यानी प्रथम नागरिक इस समय कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और इनको एकता, अखंडता, किसका किसका प्रतीक माना जाता है? तो इनको माना जाता है एकता, एकता, अखंडता, यानी जो राष्ट्रपति होते हैं इनको एकता, राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक माना जाता है, एवं सुदृढ़ता, सुदृढ़ता का प्रतीक माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। यानी जो राष्ट्रपति होते हैं वे भारत के राज प्रमुख होते हैं और ये भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं और ये राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक भी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो इसका राइट आंसर है निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन ना संसद करती है, ना ही जनता करती है और ना ही प्रधानमंत्री करते हैं। इसका निर्वाचन जो होता, इसका जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल सदस्य कौन कौन हैं? तो पहला इसमें पॉइंट दिया है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य,
दूसरा टॉपिक दिया है, दूसरा पॉइंट दिया है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होते हैं। आप सब ध्यान रखेंगे कि इसमें मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, लेकिन जो मनोनीत सदस्य होते हैं, चाहे वो संसद के मनोनीत सदस्य हों चाहे राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य हों, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के पद हेतु योग्यता क्या है। पहला है भारत का नागरिक हो, दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो, और तीसरा है लोकसभा के सदस्य के लिए योग्य हो। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। यानी ये तीनों एलिजिबिलिटी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। राष्ट्रपति बनने के लिए ये तीनों योग्यताएं होनी चाहिए। यानी भारत का नागरिक होना जरूरी, 35 वर्ष की आयु भी पूर्ण हो चुकी हो, और लोकसभा सदस्य के लिए भी योग्य होना चाहिए। और इसमें एक रहता है कि वो किसी लाभ के पद पे ना हुआ, संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। एक और योग्यता है या शर्त है कि वो किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों की जांच कौन करता है। तो इसका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय करता है। कौन कर सकता है, तो उच्चतम न्यायालय कर सकता है, और उच्चतम न्यायालय का ही फैसला अंतिम फैसला माना जाएगा। फैसला अंतिम फैसला, यानी जो उच्चतम न्यायालय का फैसला होगा वही अंतिम फैसला माना जाएगा। यानी राष्ट्रपति के चुनाव के जो विवादों की जांच है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा सकती है, और उच्चतम न्यायालय का ही फैसला अंतिम फैसला माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के पद हेतु शर्त क्या है। पहली शर्त है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, दूसरी है राज्य विधायिका का सदस्य ना हो, और तीसरी है वह कोई अन्य लाभ के पद पर ना हो। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। क्या है, उपयुक्त सभी। यानी जो इसके पद की शर्त है तो वो संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, और वो कोई अन्य लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये तीनों जो शर्तें हैं ये राष्ट्रपति के पद की शर्तें हैं। अगला है राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। यदि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा भी दिलाई जा सकती है। वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा भी शपथ दिलाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति अपने पद का जब त्याग पत्र देता है वो पत्र किसे सौंपता है, त्याग पत्र, तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर है 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है महाभियोग द्वारा। किसके द्वारा, तो महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। और यदि जो हम गुप्त मतदान यहाँ दिखाया जा रहा है, तो गुप्त मतदान की बात करें तो गुप्त मतदान द्वारा इसका चुनाव होता है। गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा चुनाव होता है।
राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा है यदि कभी पूछा जाए तो गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा इसका चुनाव होता है और राष्ट्रपति द्वारा ही। और अध्यादेश की बात करें तो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। यदि हम अध्यादेश की बात करें तो ये राष्ट्रपति जारी करता है बाद में, जब वो कार्यकाल में रहता है, किसी चीज़ के लिए जारी करता है। अगला है, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद भी पद पर बना रह सकता है क्या? तो इसका राइट है हाँ, बना रह सकता है, यानी जब तक उसका उत्तराधिकारी पद नहीं ग्रहण कर लेगा तब तक वो पद पर बना रहेगा। अगला है, महाभियोग की प्रक्रिया को संसद के किस सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है। अगला है, राष्ट्रपति का पद किन परिस्थितियों में खाली रह सकता है? पहला है त्यागपत्र देने पर, दूसरा है कार्यकाल समाप्त होने पर और तीसरा है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाने पर। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी इन सभी प्रक्रियाओं में उसका पद खाली रह सकता है, चाहे वो त्यागपत्र दे दे, कार्यकाल समाप्त हो जाए और महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटा दें। तो इन तीनों स्थितियों में राष्ट्रपति का पद खाली रहता है। अगला, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है? तो इसका राइट आंसर है 6 माह के भीतर। कितने माह के भीतर? तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो यदि त्यागपत्र दे दे राष्ट्रपति, या बीमारी हो, किसी बीमारी से ग्रसित हो, या मृत्यु हो जाए, तो उपयुक्त सभी। इन तीनों परिस्थितियों में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। कौन कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। किसके रूप में? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। और यदि किन किन परिस्थितियों की बात की गई है तो त्यागपत्र दे दे यदि राष्ट्रपति अपने पत्र से, या उसकी मृत्यु हो जाए, या किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति को कितनी शक्तियां प्राप्त हैं? न्यायिक, विधायिक, वित्तीय। तो उपयुक्त सभी, ये सभी शक्तियां प्राप्त हैं, सभी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 72 में। किस में वर्णन है? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में शामिल है, पहला है क्षमा, दूसरा है लघुकरण, तीसरा है परिहार। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों शामिल हैं राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति में। और ये 3 नहीं है बल्कि ये 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। क्षमादान शक्ति में कितने हैं? 5 हैं। हम लोग यहाँ देखते हैं। पहला है क्षमा, दूसरा है लघुकरण, यानी उसको कम करना, तीसरा है परिहार, तीसरा क्या है? तो तीसरा है परिहार, यानी इसमें उसके दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना रहता है परिहार में। अगला है विराम, चौथा है विराम, और 5वें की बात करें तो 5वां है प्रविलंबन। क्या है 5वें का नाम? तो 5वें का नाम है प्रविलंबन। ये 5 शक्तियाँ राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति में शामिल हैं और क्षमादान शक्ति का वर्णन किस में है? तो अनुच्छेद 72 में है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 123 में। किस में है? अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन है। अगला है, राष्ट्रपति की वीटो पावर का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 111 में है। किसमें वर्णन है? तो अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के वीटो पावर का वर्णन है। अगला है, राष्ट्रपति के वीटो पावर में देखें यदि कि कौन कौन शामिल है, थोड़ी यहाँ देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति के वीटो पावर में 4 तरीके के वीटो पावर शामिल हैं।
सॉरी 3 प्रकार के, 3 तरीके के वीटो पावर हैं, सॉरी 4 हैं, इनकी संख्या 4 है। तो राष्ट्रपति की वीटो पावर शक्ति की हम बात करें तो वीटो पावर में पहला वीटो पावर है, वीटो पावर शक्ति में पहला है अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो, पहला वीटो है अत्यंतिक वीटो। ये किन परिस्थितियों में लगाया जाता है? तो ये राष्ट्रपति की उस शक्ति में जिसमें संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। तो यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है क्योंकि इसमें अत्यंतिक वीटो का अत्यंतिक वीटो पावर लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, अगला कौन सा है? तो निलंबनकारी वीटो है। इसमें राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग करके किसी भी संसद के पुनर्विचार को लौटाता है, वही निलंबन की दृष्टि से। अगला है विशेषित वीटो। अगला है विशेषित वीटो। विशेषित वीटो में ये बहुमत द्वारा ये उच्च बहुमत द्वारा निरस्त की जा सकता है। इसमें विशेषित वीटो में विधायिका द्वारा उच्च बहुमत द्वारा निरस्त किया जा सकता है। और अगला है पॉकेट वीटो। अगला है चौथा नंबर का क्या है? तो पॉकेट वीटो है। चौथे नंबर का है पॉकेट वीटो। थोड़ी हम देख लेते हैं। तो अत्यंतिक वीटो का क्या होता है? अत्यंतिक वीटो में ये अपनी राय सुरक्षित रखता है, यानी जो कोई विधायिका द्वारा पारित विधेयक जाता है तो अपनी राय सुरक्षित रखता है अत्यंतिक वीटो के द्वारा राष्ट्रपति। विशेषित वीटो निलंबनकारी में विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त किया जाता है, इसको साधारण बहुमत द्वारा निरस्त करता है। और विशेषित वीटो में विधायिका द्वारा उच्च बहुमत द्वारा निरस्त किया जाता है। और पॉकेट वीटो में विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना है। इस पे पॉकेट वीटो में जो जाता है उसमें निर्णय नहीं करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद थे प्रथम राष्ट्रपति। और प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें, प्रथम पीएम की बात करें तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और राधाकृष्णन द्वितीय राष्ट्रपति थे। द्रौपदी मुर्मू द्वितीय राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन। और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं, वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका राइट आंसर है प्रतिभा देवी पाटिल जी थी। और द्वितीय में इंदिरा गांधी का स्थान है, या फिर तीसरी महिला द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं। अगला है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला है भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? तो इसमें भी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। यानी आज तक अभी तक कोई भी आदिवासी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी थी, ये द्रौपदी मुर्मू जी पहली बार प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं। अगला क्वेश्चन है क्या राष्ट्रपति अपने कार्यकाल पूरा करने के बाद पुनः निर्वाचित हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है हाँ, राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होता है। अगला राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 352 में है। किसमें है? तो अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन है, आपातकालीन शक्ति का वर्णन। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति का वर्णन उसी में अनुच्छेद 352 में है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मतलब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन, यानी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति में 3 शक्तियां शामिल है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है राष्ट्रीय आपातकाल।
राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है अनुच्छेद 352 में। आप लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। एक है राष्ट्रपति शासन जिसका अनुच्छेद 352 में वर्णन, दूसरा है एक है राष्ट्रीय आपातकाल जिनका कि अनुच्छेद 352 में वर्णन है, और दूसरा है राष्ट्रपति शासन जिसका कि अनुच्छेद 356 और 365 में, और चौथा है वित्तीय आपातकाल जिसका वर्णन है अनुच्छेद 360 में। अगला है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति ही करता है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के किस शक्ति के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर है कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। यानी किस शक्ति के अंतर्गत आता है, तो कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। और इसी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत ही राष्ट्रपति जो है तो प्रधानमंत्री यानी पीएम और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रियों की नियुक्ति यानी राष्ट्रपति किसी मंत्री की नियुक्ति करता है तो किस शक्ति के द्वारा, तो कार्यकारी शक्ति के द्वारा ही नियुक्ति करता है। और महान्यायवादी की भी नियुक्ति इसी में आती है। प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री और महान्यायवादी की भी नियुक्ति इसी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत ही करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में शामिल हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों शक्तियां शामिल हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में वर्णित है राष्ट्रीय आपातकाल। यदि हम बात करें राष्ट्रपति शासन का, तो राष्ट्रपति शासन का वर्णन है अनुच्छेद 356 तथा 365 में वर्णन है राष्ट्रपति शासन का। और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपातकाल का वर्णन है अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 360 में वर्णन है वित्तीय आपातकाल का। अगला क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो हमने पहले बताया अनुच्छेद 360 में है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 78 में क्या है, 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन है, हमने पहले ही बता दिया। अगला है प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को कौन संबोधित करता है, तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है न्यायिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, तो हम देख लेते हैं आइए कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में क्या क्या शामिल है। तो वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमने बताया कार्यकारी शक्ति में होगा। राज्यपाल की नियुक्ति भी उधर ही है, तो इसका राइट आंसर है न्यायिक शक्ति के अंतर्गत क्या कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्या कर सकता है राष्ट्रपति, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। आइए थोड़ी देख लेते हैं राष्ट्रपति की शक्ति का डिटेल। यानी राष्ट्रपति को कितनी शक्तियां प्राप्त हैं, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं राष्ट्रपति को कितनी शक्तियां प्राप्त हैं। यहाँ देख लेते हैं राष्ट्रपति आप लोग सही से लिखिएगा, इसमें सही से लिखते नहीं बनता है। राष्ट्रपति की शक्तियां, तो राष्ट्रपति को कुल कितनी शक्तियां प्रदान की गई हैं, 7 शक्तियां प्रदान की गई हैं। है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्यकारी शक्ति। पहली शक्ति है कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी, यह हम शक्तियां नहीं लिखते हैं, आप लोग लिखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां हैं तो कार्यकारी, विधायी, अगली है विधायी, विधायी, अगला है वित्तीय, अगला है न्यायिक, अगला है कूटनीतिक, अगला है सैन्य
सैन्य शक्तियाँ। और अगला है आपातकालीन शक्तियाँ। अगली आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। यानी राष्ट्रपति को कितनी शक्तियाँ प्राप्त हैं? कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, कूटनीतिक, सैन्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति को कुल 7 शक्तियाँ प्राप्त हैं। कितनी शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो राष्ट्रपति को 7 शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसमें हमने देखा कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं और अन्य मंत्री हैं, महान्यायवादी हैं, इन सब की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी आप लोग आगे लिखिएगा, महान्यायवादी हमने पहले भी बताया है, नोट किए हैं आप लोग। तो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महानियंत्रक, लेखा परीक्षक है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, राज्यपाल हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इन सब की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत प्रधानमंत्री की, महान्यायवादी यहाँ लिख लीजिए, राज्यपाल और राज्यपाल के अलावा है मुख्य चुनाव आयुक्त, महालेखा परीक्षक, महानियंत्रक। आप लोग अपने से नोट करिए, मुख्य लेखा परीक्षक, महानियंत्रक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य और राज्य के राज्यपालों की, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति ये राष्ट्रपति करता है कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत। विधायी शक्ति के अंतर्गत संसद की बैठक बुला सकता है, कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, विघटित कर सकता है और प्रत्येक वर्ष चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संशोधित करता है। यदि हम बात करें वित्तीय शक्तियाँ में, तो ये धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यानी धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही पेश किया जाता है। तो ये वित्तीय शक्तियाँ के अंतर्गत आता है। और वार्षिक वित्तीय विवरण, केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है, ये सब वित्तीय शक्तियों में आता है। न्यायिक शक्तियों में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति आता है न्यायिक शक्ति में। और उसके अलावा कूटनीतिक शक्ति में राष्ट्रपति के नाम से किए मतलब अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते। इसमें कूटनीतिक में अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। और सैन्य शक्तियों में भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। यानी सैन्य शक्तियों में बात करें तो भारत का जो सर्वोच्च सेनापति होता है, सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति ही होता है। सैन्य शक्तियों में ऐसी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की जाती हैं और वह थल सेना, जल सेना, वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ये सैन्य शक्तियों के अंतर्गत आता है। और आपातकालीन के शक्तियों में ये मतलब आपातकाल या जिस तरीके से आप लोगों ने देखा है कि सभी परिस्थितियों को स्थगित कर दिया जाता है उस समय और केवल इमरजेंसी लगी होती है। तो आपातकालीन शक्तियों का वर्णन राष्ट्रपति के पास है। तो आशा है कि ये शक्तियाँ आपको समझ में आई होगी। हो सकता है कि कुछ त्रुटि हो गई हो बताने में, तो आप लोग उसको क्षमा करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। थैंक यू।